हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर पर। तो आज हम बात करने वाले तृतीय श्रेणी जो अध्यापक भर्ती परीक्षा की जो कलाम की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका जो मेजर टेस्ट हुआ था 14 सितंबर को। तो उसके ऊपर जो हम क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले किस तरह से क्वेश्चन का लेवल रहेगा। इससे पहले जो हमने 55 क्वेश्चन थे जीके के राजस्थान ज्योग्राफी के, उसका सॉल्यूशन कर लिया। वो वीडियो आपको अपने प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद के जो साइकोलॉजी से रिलेटेड जो 25 क्वेश्चन है आज हमको उनको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये L1 और L2 दोनों के लिए कॉमन है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो 55 क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन अपन ने कर लिया पहले वाले वीडियो में, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद के जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन हैं आज हम उस पर डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 56, संतान केवल माता पिता से नहीं अपितु अपने पूर्वज से भी गुणों को प्राप्त करती है। इस विचार को देने वाले वैज्ञानिक कौन से थे? तो कौन से थे? गाल्टन। तो इन सभी वैज्ञानिकों जो संबंध है वो कौन से सिद्धांतों से? तो वंशानुक्रम के सिद्धांत दिए इन्होंने सभी ने, ठीक है। तो गाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो गाल्टन ने दिया था जीउस सांख्यिकी का सिद्धांत दिया था। तो उन्होंने क्या बोला था कि माता जो बालकों में जो गुणों का जो संचरण होता है वो केवल माता पिता से न होकर किससे होता है? पूर्वजों से भी होता है, ठीक है। उसके अलावा जो बीजमैन है, तो बीजमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत दिया था। अर्थात जो गुणों का संचार होता है, मतलब संचरण होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर स्थानांतरित होता रहता है, ठीक है। और लेमार्क का जो सिद्धांत है, और लेमार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया था? उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गाल्टन, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सामान्यतः ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD से जुड़ा होता है? तो कौन सा जुड़ा होता है? सामाजिक सहभागिता और संचार में कठिनाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 58, राजेश पढ़ाई में औसत है लेकिन बहुत अनुशासित और जिम्मेदार है। वह हर कार्य समय पर करता है, उससे पार्टियों के साथ सहयोग करता है। गार्डन आलपोर्ट के अनुसार ये किस प्रकार का गुण है? ठीक है, तो कौन सा गुण है? केंद्रीय गुण, ठीक है। तो आलपोर्ट का जो संबंध है वो किससे? व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांतों से है, ठीक है। उन्होंने जो कितने प्रकार के सिद्धांत बताए थे? शील गुण सिद्धांत 2 प्रकार के, एक तो सामान्य शील गुण और एक व्यक्तिगत शील गुण, ठीक है। और जो इन्होंने व्यक्तिगत शील गुण बताए थे उनको भी उन्होंने 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से? कार्डियल शील गुण हो गए, केंद्रीय शील गुण और गौण शील गुण। जो कार्डियल जो शील गुण होते हैं वो प्रबल शील गुण होते हैं, जिसमें जैसे कि उसके उदाहरण हो गए महात्मा गांधी, हिटलर, ठीक है। उसके बाद में जो केंद्रीय शील गुण होते हैं वो व्यक्तित्व के निर्माण की ईंटें होती है, ठीक है। जिसके उदाहरण है कि सामाजिक सहानुभूति, आत्मविश्वास, ये इसके उदाहरण है, ठीक है। वही इसमें पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद में जो गौणशील गुण है वो क्या है? कम महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केंद्रीय गुण, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 59, इसमें कहा गया है कि प्रश्नावली के माध्यम से व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, ठीक है। और इसका कारण दिया गया है, प्रश्नावली में दिए गए उत्तर प्राय सभी सत्य होते हैं। तो प्रश्नावली के माध्यम से व्यक्तित्व का मापन करते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसमें प्रश्नावली में दिए गए उत्तर प्राय हमेशा सत्य होते हैं, तो हमेशा सत्य होते हैं, इसका कारण गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ए सही है और कारण इसका गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए सही है और आर गलत है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 60, हिरोशिमा प्रेस से आदि व्यक्तित्व मापन के पक्षों का प्रयोग किस विधि में होता है? तो किस में होता है? विषय आत्मबोध परीक्षण में होता है। ये जो क्वेश्चन है वो किससे संबंधित है? व्यक्तित्व मापन की जो विधियाँ है अपनी उससे संबंधित है, ठीक है। तो इसमें विषय आत्मबोध परीक्षण, जिसको हम TAT के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो एक प्रक्षेपी विधि है। और जो इसका प्रतिपादन किया था, विषय आत्मबोध जो परीक्षण है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो मॉर्गन और मुर्रे ने किया था 1935 में, ठीक है। और इसको हम कथा प्रसंग जो परीक्षण है उसके नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 61, गैलन ने किस मनोवैज्ञानिक की वर्गीकरण विधि को आगे बढ़ाया था? तो किसने बढ़ाया था? हिप्पोक्रेटस ने, ठीक है। हिप्पोक्रेटस का जो संबंध है वो किससे? व्यक्तित्व के प्रकार व सिद्धांतों से। और हिप्पोक्रेटस का जो सिद्धांत था व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन व सबसे पहला वर्गीकरण माना जाता है, ठीक है। और ये एक ग्रीक चिकित्सा शास्त्री थे। उनकी जो बुक थी उसका नाम था नेचर ऑफ मैन। इन्होंने जो 4 प्रकार बताए थे व्यक्तित्व के, तो
किस आधार पे बताए थे? स्वाभाविक स्वभाव और शारीरिक द्रव्यों के आधार पे बताए थे। कौन कौन से 4 प्रकार बताए थे? काला पित्त, पीला पित्त, रक्त प्रदान और कफ और श्लेष्मा प्रदान बताया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 61, गेने के अनुसार अधिगम का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? तो कौन सा है गेने के अनुसार? समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, जो गेने का संबंध जो है अधिगम के प्रकारों से। गेने ने कितने प्रकार के अधिगम के प्रकार बताए हैं? तो 8 प्रकार के बताए हैं। ठीक है, और उनका जो क्रम है वो सरल से जटिल की ओर है। ठीक है, और इन्होंने जो 8 प्रकार बताए कौन सी पुस्तक में बताएं? तो 1965 में जिनकी पुस्तक आई थी कंडीशन ऑफ लर्निंग, तो उसमें इन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए थे। ठीक है, तो उसमें इन्होंने सर्वोच्चतम जो स्तर बताया वो कौन सा बताया? समस्या समाधान अधिगम। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से संज्ञानवादी अधिगम से संबंधित विचारक नहीं है? तो कौन से नहीं है? हल नहीं है। ठीक है, तो संज्ञानवादी विचार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं विचारक के अंतर्गत? तो वेक्स, मर्दिवर, अल्बर्ट बांडुरा, कूट लेविन, टोलमैन और ब्रूनर। तो ये सभी क्या है? संज्ञानवादी है। ठीक है, तो हल का संबंध किससे? हल का जो संबंध है वो व्यवहारवाद के सिद्धांत से। ठीक है, व्यवहारवादी है। व्यवहारवाद में क्लार्क, हल के अलावा और कौन कौन आते हैं? तो थॉर्नडाइक हो गए, पावलोव हो गए, स्किनर और जो गुथरी है वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो आते हैं व्यवहारवाद के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद में जो ब्रूनर ने जो सिद्धांत दिया था, तो ब्रूनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो निर्मितवाद का जो सिद्धांत है वो दिया था ब्रूनर ने। और जो ब्रूनर है इनको हम किस नाम और किस कैसे जानते हैं कि ये कि आधुनिक संज्ञानवादी है। ठीक है, उसके अलावा जो टोलमैन है, तो टोलमैन ने कौन सा अधिगम का सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने दिया था चिह्न पूर्णाकार का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो चूहे पे किया था। कब किया था? 1932 में किया था। और जो कूट लेविन ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था जीवन दायरा का सिद्धांत या सदिष्कर्षण या तलरूप का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? कूट लेविन ने। ठीक है, उसके बाद में जो क्लार्क हल ने सिद्धांत दिया था वो कौन सा दिया था? पुनर्बलन या सबलीकरण का जो सिद्धांत है वो दिया था हल ने। ठीक है, कब दिया था? 1943 में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 64, इसमें स्तंभ 1 है और स्तंभ 2 कुछ युक्तियाँ दी गई है, उसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं तो उनका मिलान करना है। ठीक है, दमन, तो दमन क्या होता है? बुरी जो यादें होती हैं उनको भूल जाना क्या होता है? दमन। ठीक है, और प्रेक्षेपण क्या होता है? अपनी कमजोरियों को दूसरे पर थोपना क्या होता है? प्रेक्षेपण होता है। और युक्तिकरण क्या होता है? तो युक्तिकरण होता है असफलताओं का दोष प्रश्न पत्र को देना। और प्रतिस्थापन क्या होता है? अपना जो गुस्सा होता है वो किसी दूसरे के ऊपर जाकर निकालना, तो होता है प्रतिस्थापन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 65, कक्षा में एक छात्र परीक्षा में असफल होने पर कहता है कि पेपर बहुत कठिन था इसलिए मैं पास नहीं हो पाया। तो ये क्या कहलाता है? ये युक्तिकरण कहलाता है। इसका उदाहरण हमने अभी ऊपर भी देखा था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही है? तो परिपक्वता द्वारा परिवर्तन भी अधिगम कहलाता है, तो इसका गलत हो जाएगा क्योंकि परिपक्वता के द्वारा जो परिवर्तन होता है वह अधिगम नहीं कहलाता। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि अधिगम में जो परिवर्तन होता है कौन सा होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, अधिगम एक उत्पाद है ना कि प्रक्रिया, तो ये भी इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि अधिगम जो होता है ये क्या है? प्रक्रिया है ना कि उत्पाद है। ठीक है, उसके बाद में ऑप्शन नंबर 4 है, तो 4 में क्या है? अधिगम से तात्पर्य उन परिवर्तनों से हैं जो अभ्यास एवं अनुभवों के फलस्वरूप होते हैं, तो ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 67, कीर्ति हमेशा बैडमिंटन में उत्साह महसूस करती है और चुनौतियों का सामना करती है। वह एक टूर्नामेंट में भाग ले रही थी किंतु जैसे ही उसने खेल शुरू किया उसे बाएं पैर में ऐंठन होने लगी, लेकिन दर्द और परेशानी के बावजूद वह खेल खत्म करने में कामयाब रही और जीत गई। तो ये क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा से संबंधित है क्योंकि वो क्या है? उसने खेलने में उत्साह महसूस किया, फिर चुनौतियों का सामना भी किया, फिर उसके पैर में लगी, उसके बाद वह दर्द और परेशानी के बावजूद भी खेल खत्म करने में कामयाब भी रही और वह जीत गई। तो वह क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा हो गई। ठीक है, अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है तो वो क्या होती है? स्वयं की इच्छा से प्रेरित होकर जो हम कोई कार्य करते हैं तो क्या कहलाती है? आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है,
उसके बाद में बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है, तो बाह्य अभिप्रेरणा में से जो व्यक्ति होता है बाहरी व्यक्ति से प्रेरित होकर कार्य करता है। जैसे कोई पुरस्कार पाने की दृष्टि से हो गया, इनाम पाने की इच्छा से कोई कार्य करता है, तो वो होता है बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 68, एक अर्जित अभिप्रेरणा जिससे प्रेरित होकर बालक अपने कार्यों को इस ढंग से करता है कि उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सके, वो क्या कहलाती है, तो कहलाती है उपलब्धि अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, डेविस सी मैक्लेलैंड ने दिया था। ठीक है, और उनके जो सहयोगी थे वो कौन थे, एटकिंसन थे। और इन्होंने जो मैक्लेलैंड ने क्या किया था, हार्वर्ड विश्वविद्यालय का प्रतिपादन किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपलब्धि अभिप्रेरणा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 69, वह अभिप्रेरक शक्ति जो हमारे ध्यान को आकर्षित कर उसे किसी वस्तु, उद्दीपन, कार्य विशेष के संपादन में बनाए रखकर हमें वांछित उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग प्रदान करती है, वो क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, रुचि कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 70, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालकों में भाषा का विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है तथा भाषा अभिव्यक्त का माध्यम बनने लग जाती है, तो कौन सी अवस्था में बन जाती है, तो पूर्व संक्रियानात्मक जो अवस्था है उसमें क्या हो जाता है, भाषा का अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो जीन पियाजे है, जीन पियाजे का कौन सा सिद्धांत था, संज्ञानात्मक जो विकास का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था, जीन पियाजे ने। उन्होंने विकास की कितनी अवस्था बताई थी, तो विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी अवस्थाएं बताई थी, एक तो संवेदी पेशीय अवस्था बताई थी जिसकी जो आयु थी वो 0 से 2 वर्ष। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरी अवस्था बताई थी उन्होंने कौन सी बताई थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो उसकी आयु थी वो थी 2 से 7 वर्ष। ठीक है, उसके बाद में जो उन्होंने अवस्था बताई तीसरी, वो बताई थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसमें 7 से 11 वर्ष। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने जो चौथी अवस्था बताई थी वो बताई थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और उसकी जो आयु बताई थी वो 11 वर्ष से लेकर उसके बाद तक। ठीक है, तो उसमें हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या हो जाता है, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 71, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार आत्म परिपूरक पारस्परिकता नैतिक विकास के किस चरण की विशेषता है, तो किस चरण की है, ऑप्शन नंबर 4, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो कोलबर्ग ने दिया था नैतिक विकास का संबंध जो सिद्धांत है वो दिया था। और कौन सी कहानी बताई थी इन्होंने, हेंज की जो दुविधा की कहानी है उससे ये बताया था। ठीक है, उन्होंने इनका जो मानना था वो मानना था कि जो नैतिक विकास होता है वो जन्मजात नहीं होता था, तो जो व्यक्ति में जो नैतिक विकास होता है वो सामाजिक परिवेश से अर्जित किया जाता है। ठीक है, इन्होंने 6 अवस्थाएं बताई थी और उसके 3 स्तर बताए थे। तो कौन कौन से 3 स्तर बताए थे उन्होंने, पूर्व परंपरागत स्तर बताया था जिसकी आयु मानी थी इन्होंने 4 से 10 वर्ष। उसके बाद में जो इनका दूसरा स्तर था वो था परंपरागत स्तर, उसकी जो आयु मानी थी उन्होंने 10 से 13 वर्ष। उसके बाद में जो इनका तीसरा स्तर था वो था उत्तर परंपरागत स्तर, अर्थात 13 वर्ष से लेकर उसके बाद तक। तो साधनात्मक जो सापेक्षवादी उन्मुखता है उसका संबंध कौन सी अवस्था से, तो तीसरे स्तर और 5वीं अवस्था से इसका संबंध है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 72, तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, तो विद्यार्थियों की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, विद्यार्थियों की व्यक्तित्व भिन्नताओं को समझने में, प्रभाव शिक्षण विधियों को पहचानने में और पाठ्यचर्या के निर्माण में, तो इन सभी में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व होता है। ठीक है, तो इसमें ABC 4 ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 73, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। वृद्धि और विकास के ज्ञान को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, तो किसके अंतर्गत किया जाता है, अधिगम कर्ता। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 74, गुथरी का अधिगम का जो सिद्धांत हो किस नाम से प्रसिद्ध है, तो किससे,
कॉन्टेग्यू थ्योरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये एक व्यवहारवादी है, ठीक है। उन्होंने जो सिद्धांत दिया था, कौन सा सिद्धांत दिया था? समीपता अनुबंधन या प्रतिस्थापन का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था? पीटर व खरगोश पे किया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 75, एक मछुआरा तालाब में कांटा डालता है, कभी 10 मिनट में मछली मिल जाती है, कभी 30 मिनट के बाद। तो ये किस प्रकार का पुनर्बलन है? तो यह है परिवर्तन अंतराल। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 76, गणित के अध्यापक ने बच्चों को प्रश्न का उत्तर देते समय विस्तार पूर्वक बोर्डमास का नियम समझाया और उसे प्रश्न हल करने के लिए कहा। यह किस नियम का उदाहरण है? तो किस नियम का उदाहरण है? आंशिक क्रिया का नियम। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 77, दांतों का निर्माण होता है। तो दांतों का निर्माण कब होता है? तो गर्भावस्था में होता है। गर्भावस्था में भी कब? गर्भकाल के 5वें महीने में शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और किशोरावस्था में 2 दांतों की संख्या होती है, कुल कितनी होती है? 32 दांतों को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक स्थायी दांत और अस्थायी दांत। तो स्थायी दांतों की जो संख्या होती है वो होती है 12 और अस्थायी जो दांतों की संख्या होती है वो 20 होती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्भावस्था में दांतों का निर्माण शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 78, विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तत्परता का सिद्धांत नहीं है, निरंतरता का सिद्धांत भी है, एकीकरण का सिद्धांत भी और पूर्वानुमान का सिद्धांत भी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग की विशेषता नहीं है? तो संवेग जो होते हैं तात्कालिक और क्षणिक होते हैं, ठीक है। ये सही है। इसमें संवेग शारीरिक परिवर्तनों से जुड़े होते हैं, जैसे धड़कन तेज होना, पसीना आना। तो ये क्या होता है? संवेगों से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद में संवेग जो होते हैं अनुभव और व्यवहार दोनों से प्रभावित करते हैं। ये भी इसमें सही है। संवेग हमेशा तर्कसंगत और स्थिर होते हैं। तो इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि संवेग हमेशा तर्कसंगत नहीं होते और हमेशा स्थिर भी नहीं होते, ठीक है। तो इसमें गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 80, उसके बाद इसमें बताया गया पावलोव के प्रयोग में घंटी को बार बार भोजन से जोड़ने पर कुत्ता केवल घंटी की आवाज़ पर लाल टपकाता है। और उसका कारण बताया, क्योंकि भोजन यूएस और घंटी सीएस के बार बार सहयोग से यूसीआर सीआर बन गई है, ठीक है। तो इसमें इसका कारण भी सही है। तो एआर और एआर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। जो पावलोव का सिद्धांत है, तो पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो पावलोव ने दिया था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, ठीक है। उसको हम क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो पावलोव थे वो कहाँ के निवासी थे? तो रूस के निवासी थे। इन्होंने जो प्रयोग किया था वो कब किया था? 1904 में किया था। और किस पे किया था? कुत्ते पर किया था, ठीक है। इसलिए इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। और पावलोव को क्या अनुबंधन का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने सारे जो साइकोलॉजी के 25 क्वेश्चन थे वो देख लिए, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको व्याख्या के साथ बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपको रीट का जो मेंस का एग्ज़ाम होगा जनवरी में, उसमें बहुत आपके मददगार होने वाले हैं, ठीक है। तो आप ये सारे वीडियो प्लेलिस्ट वो सारे वहाँ से देख ले, ठीक है। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए टेस्ट की या आंसर की चाहिए या बुकलेट्स कुछ भी चाहिए, या 3rd ग्रेड मेंस के जो कोई भी नोट्स है कलाम के या और भी सब्जेक्ट्स के, तो आप हमारा अपना जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी कॉर्नर 045 के नाम से उसको ज्वाइन कर ले, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।